हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो ये कक्षा 12वीं के पशुपालन एक दुग्ध व्यवसाय एवं मत्स्य पालन मुर्गी पालन के क्वेश्चन है दोस्तों। यह अध्याय 11 के प्रश्न है दोस्तों। वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस युग बोध में मेन बात यह है कि दोस्तों इस पर कौन सा प्रश्न किस सन में पूछे गए उस पर सन दर्शाए गए हैं, इसलिए ये बुक अति महत्वपूर्ण बुक हो सकती है दोस्तों। इस बुक को एक बार पढ़ के ही जाना दोस्तों, परीक्षा में यदि अच्छे नंबर लाना है तो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं के है, अध्याय 11 डेयरी 1 के प्रश्न है दोस्तों। इस अध्याय में से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हम ये सही विकल्प के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर लाएंगे दोस्तों। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। 1 नंबर के वीडियो के लिए अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे दोस्तों, 1 अंक वाले प्रश्न के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कुछ भी फीडबैक दीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला, और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, 1, 2, 3 अध्याय के। अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, क्रीम की परिभाषा लिखिए। क्रीम दूध का वह भाग जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। उत्तर है दोस्तों, क्रीम दूध का वह भाग जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तीसरा, अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चौथा, NDDB का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। 5वां प्रश्न, मक्खन में नमक मिलाने का कारण समझाइए। मक्खन अथवा मक्खन में नमक क्यों मिलाया जाता है? उत्तर, मक्खन में प्रायः नमक मिलाया जाता है। नमक मिलाने से मक्खन में जल का प्रतिशत कम हो जाता है। इसके कारण जीवाणु की क्रिया नहीं हो पाती है एवं मक्खन में अम्लीयता भी नहीं बढ़ने पाती। इसके द्वारा मक्खन का स्वाद गंध काफ़ी समय तक ठीक बना रहता है दोस्तों। तो इसके कारण दूध में मक्खन मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है नमक मिलाया जाता है। अब प्रश्न 6 दोस्तों, घी बनाने की 4 विधियों के केवल नाम लिखिए। घी बनाने की विधियाँ: देसी विधि, मक्खन से घी बनाने की विधि, क्रीम से घी बनाने की विधि, पूर्ण स्तर विधि। ये 4 विधियाँ दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है 3 नंबर के लिए। अब प्रश्न 10वां, मक्खन में ओवर रन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मक्खन बनाने में प्रयोग होने वाली वसा की मात्रा तथा उससे तैयार मक्खन की मात्रा में जो अंतर होता है उसे ओवर रन कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। पहला, घी में उपस्थित अम्लों के नाम लिखिए, अथवा घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों को बताइए। उत्तर, घी में पाए जाने वाले अम्ल: ब्यूटरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, तीसरा कैप्रोलिक अम्ल, चौथा माइरेस्टिक अम्ल, 5वां पॉमिटिक अम्ल, 6ठा ओलिक अम्ल, 7वां स्टीयरिक अम्ल आदि। पहला है घी बनने की विधि, दूसरा घी के संग्रहण का समय, तीसरा पशु की नस्ल, चौथा पशु के ब्यात का समय, 5वां पशु का चारा दाना, 6ठा मौसम आदि। प्रश्न दूसरा, क्रीम पकाने से क्या तात्पर्य है? इसके कोई 3 उद्देश्य लिखिए।
उद्देश्य पानी की कम मात्रा में भाप बनाना पड़ता है। दूसरा, क्रीम को गर्म करना पड़ता है। तीसरा, अच्छी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करते हैं। प्रश्न तीसरा, क्रीम क्या है? क्रीम के मानकीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए अथवा क्रीम की परिभाषा दीजिए एवं उसका संगठन भी बताइए। उत्तर, क्रीम दूध का वह भाग जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। एक तरफ क्रमांक संगठन, दूसरी तरफ प्रतिशत। पहला है जल 65.6%, दूसरा वसा 26.0%, तीसरा केसिन 3.0%, चौथा एल्ब्यूमिन 0.8%, पांचवा खनिज पदार्थ 0.6%, छठा दुग्ध शर्करा 4.2%। इसको एक बार और पढ़ लेना दोस्तों। चौथा प्रश्न, मक्खन की परिभाषा लिखिए। मक्खन बनाने की देसी विधि की 4 हानियां लिखिए। उत्तर, परिभाषा, मक्खन वह दुग्ध पदार्थ है जो गाय, भैंस तथा अन्य स्तनधारी पशुओं के दूध या क्रीम को मथने से प्राप्त होता है। इसमें दुग्ध वसा के अतिरिक्त अन्य दूसरे पदार्थ जैसे पशु चर्बी, मोम एवं वनस्पति घी आदि उपस्थित नहीं होने चाहिए। मक्खन में 80% से कम वसा तथा 20% से अधिक अन्य पदार्थ जैसे पानी, नमक तथा एनेंटो रंजक नहीं होने चाहिए। पानी की मात्रा 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देसी विदेशी की हानियां 2 लिखिए। अब देसी विदेशी समझ लीजिए दोस्तों, क्या इसमें हानियां हैं, क्या लाभ है। पहला है, क्योंकि दूध को सुबह से शाम तक हांडी में उबलों की आग पर गर्म होने दिया जाता है, इसलिए दूध में धुएं का प्रवेश हो जाने से मक्खन भी धुआं का श्वास पैदा हो जाता है। दूसरा, हांडी में दूध अधिक समय तक उबलने के कारण दूध के विटामिन B2 के तथा C पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब 3 नंबर के हिसाब से इतना ही बहुत काफ़ी है दोस्तों। प्रश्न 5वां, गाय के घी का संगठन लिखिए अथवा गाय और भैंस के घी का रासायनिक संगठन लिखिए। क्रमांक, अवयव, गाय का घी प्रतिशत, भैंस का घी का प्रतिशत है ना। तो पहला वसा, गाय के घी में 99.3%, भैंस का 99.3। दूसरा, नमी 0.5, भैंस में भी 0.5। तीसरा, कैरोटीन 3.2 से 7.4, भैंस में कुछ नहीं। चौथा, विटामिन ए 19-33 से भैंस में 17 से 38। पांचवा, विटामिन सी 24-48, 18 से 38। छठा, मुक्त वसीय अम्ल 2.8 से 2.8, भैंस में भी। प्रश्न 6, जामन किसे कहते हैं? अच्छे जामन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जामन दूध को जमाने के लिए, दही बनने के लिए दही का प्रयोग किया जाता है, जिसे जामन कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अपन कच्चा दूध निकालते हैं ना, तो उसमें छाछ डाल देते हैं तो बनकर छाछ दही बन जाता है दोस्तों, तो उसे जामन कहा जाता है। जब साफ बर्तन में स्वच्छ दूध को 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जावे तो कुछ समय बाद दूध में एक प्रकार की खटास आ जाती है। बस यह असली जामन है। अच्छे जामन की विशेषता ये दोस्तों, अच्छी किस्म की जामन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला,
जामन में आवश्यक मात्रा में लाभदायक जीवाणु होने चाहिए। दूसरा, जामन शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए, जिससे कम मात्रा में जामन की आवश्यकता होती है, तथा दही भी अच्छा जमता है, उसमें अधिक खट्टापन विकसित नहीं होता है। तीसरा, जामन की उपयुक्त मात्रा 2 से 3% ही प्रयोग करनी चाहिए। घी के नवीनीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा घी के नवीनीकरण का अर्थ प्रक्रिया लिखिए। उत्तर, घी को अधिक दिनों तक रखने पर उसके रंग तथा स्वाद में कमी आ जाती है, उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है, शाकाणु तथा अम्लीयता बढ़ जाता है। नवीनीकरण के लिए पान या तुलसी के पत्ते प्रयोग किए जाते हैं। घी में पत्ते डालकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, इस प्रकार घी ताज़ा जैसा हो जाता है। प्रश्न 11वां, घी बनने की पूर्ण स्तरण विधि के विभिन्न लाभ समझाइए। उत्तर, लाभ। पहला, मक्खन से सीधे घी बनने की अपेक्षा इस विधि का द्वारा घी बनने में ईंधन का खर्च 60% कम होता है। दूसरा, घी में अम्लता की मात्रा कम होती है और घी अधिक समय तक खाने योग्य बना रहता है। तीसरा, तापक्रम पर नियंत्रण के कारण अच्छी किस्म का घी बनता है। यह अध्याय 12 के प्रश्न है दोस्तों, डेयरी उत्पादन 2। प्रश्न पहला, दही के कोई 2 अवगुण लिखिए। उत्तर, अवगुण। पहला, दही में अधिक अम्लता का होना। दूसरा, दही का पतला जमना। तीसरा, दही में विशेष प्रकार की गंध आना। चौथा, दही में वसा का प्रतिशत कम होना। पांचवा, दही में स्वच्छता का अभाव। प्रश्न छठा, जामन किसे कहते हैं? उदाहरण, दूध को दही बनाने के लिए जिस दही का प्रयोग करते हैं उसे जामन कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पहला। प्रश्न पहला, खोया में ओवर रन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र भी लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई सन में ये प्रश्न पूछा गया। ओवे में अथवा ओवे में ओवर रन प्रतिशत को आप कैसे ज्ञात करेंगे? ओवे को खोवे को अथवा खोवे का ओवर रन क्या होता है, उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? अथवा खोवा में ओवर रन प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र भी लिखिए। अब उत्तर दोस्तों, इसका उत्तर लिखते हैं। खोवा के ओवर रन। खोवा में ओवर रन से तात्पर्य उस भार से है जो दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त खोआ में होता है। इसमें मुख्य पानी की मात्रा होती है। इसे ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार होता है, प्रतिशत ओवर रन। प्रतिशत ओवर माइनस रन बराबर खोआ की मात्रा माइनस ठोस पदार्थ की मात्रा बटे ठोस पदार्थ की मात्रा गुणित 100। अब खोआ के भौतिक गुण देखिए दोस्तों। पहला है, इसका रंग हल्का पीला होता है। दूसरा, इसकी सतह गीली महसूस होती है। तीसरा, रेतीला संगठन वाला होता है। चौथा, स्वाद हल्का नमकीन होता है। प्रश्न चौथा, पनीर की परिभाषा लिखिए तथा चेडर पनीर को समझाइए। अथवा चेडर पनीर का संगठन लिखिए, अथवा पनीर के प्रकार एवं उसका औसत संगठन समझाइए। अथवा पनीर क्या है, पनीर कितने प्रकार का होता है? उत्तर, यह एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है जो चिकनाई रहित दूध, छाछ या मट्ठा व क्रीम से तैयार किया जाता है। यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत। इसमें काफ़ी मात्रा में
कैल्शियम प्रोटीन होती है तथा 450 ग्राम पनीर में 1780 कैलोरी शक्ति होती है। पनीर 3 प्रकार के होते हैं: कॉटेज पनीर, परिशुद्ध पनीर, चेडर पनीर। पनीर बनने की विधि: स्वच्छ एवं ताज़ा दूध मलमल के कपड़े में अच्छी तरह से छानकर 62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तत्पश्चात 15 सेकंड लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करके 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठंडा होने देते हैं। इस दूध में दुग्धाम्ल, जीवाणु संवर्धक, रेनेट 0.5 से 1% मिलाया जाता है। अब 3 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, आगे बढ़िए। प्रश्न 6, दही तैयार करने के लिए अच्छे जामन की विशेषताएं लगभग 50 शब्द में लिखिए, अथवा अच्छे जामन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इसका दोस्तों, उत्तर अच्छे जामन की विशेषताएं। अच्छी किस्म के जामन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, जामन में आवश्यक मात्रा में लाभदायक जीवाणु होने चाहिए। दूसरा, जामन शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए, जिससे कम मात्रा में जामन की आवश्यकता होती है तथा दही में अच्छा जमता है। उसमें अधिक खट्टापन विकसित नहीं होता है। तीसरा, जामन में दुग्धाम्ल जीवाणु होने चाहिए। चौथा, जामन अधिक खट्टा नहीं होना चाहिए। पांचवा, जामन की उपयुक्त मात्रा 2 से 3% ही उपयोग करनी चाहिए। प्रश्न 7, दही का औसत संगठन बताइए। क्रमांक, अवयव, प्रतिशत। पहला, जल वाटर 85.88%। दूसरा, वसा फैट 5.8%। तीसरा, प्रोटीन 3.2%। चौथा, लैक्टोज 4.9%। पांचवा, भस्म 0.7%। नेक्स्ट प्रश्न 8, रबड़ी बनने की विधि संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, दूध को अच्छी तरह से छलनी से छानकर बड़ी कढ़ाई में गर्म किया जाता है। दूध को गर्म करने के पश्चात पानी वाष्पीकृत होकर उड़ता रहता है तथा गाढ़ा होकर रबड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रबड़ी को अपनी इच्छा के अनुसार गाढ़ा कर लिया जाता। रबड़ी को मीठा करने के लिए 12 से 15% शक्कर मिलाई जाती है। शक्कर ठंडा करते समय मिलाई जाती है। रबड़ी को जब अधिक सुखाया जाता है तो खुरचन बन जाता है। खुरचन भी स्वादिष्ट होता है। इसमें 36% नमी तथा 16 से 24% दुग्ध वसा की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न 9, दही की कोई 4 उपयोगिता लिखिए। उत्तर, उपयोगिता। पहला, दही सुपाच्य होता है। दूसरा, यह पेट की उष्णता को शांत करता है। तीसरा, दही की अम्लता 0 से 0.9% होने के कारण Ca व P अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं, जो उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। चौथा, आंतों की कमजोरी, पेचिश व दस्त के इलाज में काम आता है। पांचवा, यह शरीर में स्फूर्ति व बल को बढ़ाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बड़ा MP प्रश्न है दोस्तों, इसलिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न पहला, रबड़ी की परिभाषा, औसत संगठन लिखिए। उत्तर, रबड़ी की परिभाषा ताजे दूध को धीरे धीरे गर्म करने से जो जलछेदार गाढ़ा पदार्थ है उसे रबड़ी कहते हैं। रबड़ी का संगठन पहला है जल 40%, वसा 20%, प्रोटीन
10%। चौथा लैक्टोज 17.4%। पाँचवा भस्म 2%। छठा सुक्रोज 12%। ये प्रश्न बड़े IMP है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रश्न पाँचवा, दही के कोई 5 वांछनीय गुण लिखिए। उत्तर, दही के वांछनीय गुण। पहला, दही सामान्य किण्वन से तैयार किया जाना चाहिए। यह न तो अधिक मीठा और न खट्टा होना चाहिए। इसमें अम्लता की मात्रा 0.65 से 0.75% तक होनी चाहिए। दूसरा, दही सदैव गंध रहित होना चाहिए, केवल थोड़ी खटास की गंध होनी चाहिए। तीसरा, दही सुवास प्रिय सुहावना होना चाहिए। डाइएसिटिल की उपस्थिति में ही दही में यह सुवास आता है। चौथा, दही का स्वरूप ठोस तथा समान गाढ़ा होना चाहिए। दही में से जल अलग नहीं होना चाहिए। दही की सतह पर मलाई जमी होनी चाहिए। छठा, यदि दही पूर्ण तथा शुद्ध दूध से बनाया गया तो उसकी सतह पर मलाई की झिल्ली जमी होनी चाहिए। अध्याय 14, संघनित डेयरी उत्पादन। इसमें से भी 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पहला, संघनित दुग्ध का संग्रहण तापक्रम दीजिए। तो उत्तर, दूध का संग्रहण 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, संघनित दूध की 4 उपयोगिता बताइए। उत्तर, संघनित दूध के उपयोग। पहला, मिठाइयों के निर्माण में। दूसरा, दूध बनने में। तीसरा, केक बनने में। चौथा, रबड़ी बनाने में। पाँचवा, खोया बनाने में। छठा, खीर बनाने में। प्रश्न तीसरा, दुग्ध चूर्ण के कोई 5 उपयोग लिखिए। उत्तर, उपयोग। पहला, दुग्ध चूर्ण को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता। दूसरा, दुग्ध चूर्ण को सुगमता से दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जा सकता। तीसरा, ऐसे नवजात शिशुओं को जिन्हें मां का दूध नहीं मिलता, उसके लिए दूध बनने में दुग्ध चूर्ण का प्रयोग विशेष रूप से होता है। चौथा, मानकीकृत दूध तैयार करने में। पाँचवा, आइसक्रीम पाउडर तैयार करने के लिए। प्रश्न पाँचवा, दुग्ध चूर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। IMP प्रश्न। उत्तर, दूध को किसी भी क्रिया से सुखाकर जो चूर्ण प्राप्त किया जाता है उसे दुग्ध पाउडर कहते हैं। इसमें कम से कम 26% दुग्ध वसा तथा 95% कुल ठोस पदार्थ की मात्रा होना आवश्यक है। सेपरेटर से तैयार किया हुआ दुग्ध चूर्ण सुखाया हुआ सेपरेटा कहा जाता है। जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिल पाता है उन बच्चों के लिए यह विशेषकर लाभप्रद रहता है। तो इसमें ऐसा है दोस्तों, दूध रहता ना, उसे सुखा कर उसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है और उससे पाउडर बना दिया जाता है, जिसे दूध पाउडर कहते हैं दोस्तों। तो ये वही बात है, जो बच्चे के किसी माँ का दूध नहीं है तो उस बच्चे को पिलाया जाता है, तो बच्चों के लिए अच्छा पाउडर रहता है दोस्तों। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, संघनित दूध की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, विशेषता। यह एक गाढ़ा पदार्थ है। यह स्वाद में मीठा होता है। इसमें वसा की मात्रा 9.1% होती है। चौथा, दूध की तुलना में इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पाँचवा, कम जगह में अधिक मात्रा में रखा जा सकता है।
अब प्रश्न चौथा, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण अथवा सेपरेटा दुग्ध चूर्ण का संगठन लिखिए अथवा दुग्ध चूर्ण का संगठन लिखिए। बड़ा मोस्ट आम प्रश्न है दोस्तों, या आएगा ही ये प्रश्न। उत्तर, दुग्ध चूर्ण का संगठन निम्न प्रकार होता है। दुग्ध चूर्ण का संगठन। क्रमांक, दुग्ध चूर्ण की किस्म: जल, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, भस्म। पहला है दुग्ध चूर्ण 3.7 से वसा 26.0, प्रोटीन 27.5, लैक्टोज 36.8, भस्म 6.0। दूसरा सेपरेटा चूर्ण, इसमें जल 3.5, वसा 1.0, प्रोटीन प्रतिशत 35.5, लैक्टोज का प्रतिशत 52.0, भस्म 7.9। आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न 7वां, व्यावसायिक स्तर पर दुग्ध चूर्ण बनाने की फुहार शुष्कन विधि लिखिए। उत्तर, फुहार शुष्कन विधि: दूध को पहले निर्वात पात्र में 5:1 के अनुपात में संघनित कर लिया जाता है। फिर संघनित दूध को छोटी छोटी बूंदों के रूप में इसे शोषण कक्ष में भेजा जाता है। दूध के छोटी छोटी बूंदें गर्म हवा के संपर्क में आती है। इनकी नमी वाष्प के रूप में हवा के साथ बहकर निकल जाती है। दूध का ठोस पदार्थ दुग्ध चूर्ण फर्श पर इकट्ठा हो जाता है। प्रश्न 8वां, संघनित दूध से आप क्या समझते हैं? यह रबड़ी से किस तरह भिन्न है? उत्तर, संघनित दूध, यह वह गाढ़ा पदार्थ है जो दूध से थोड़ा पानी वाष्पीकृत करने के बाद प्राप्त होता है। मीठा करने के लिए इसमें शक्कर मिलाई जाती है। सेपरेटर से जो संघनित दूध बनाया जाता है उसे संघनित मक्खनिया दूध कहते हैं। सील बंद डिब्बों में भरकर यह काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन स्थानों पर जहां दूध उपलब्ध नहीं होता है, लोग दूध की भांति प्रयोग करते हैं। प्रश्न पहला, खोया और वाष्पीकृत दूध में प्रमुख 2 अंतर लिखिए। उत्तर, क्रमांक पहला खोया, दूसरा वाष्पीकृत दूध। पहला, यह एक प्रकार का दुग्ध पदार्थ जिसे संपूर्ण दुग्ध अथवा स्किम दूध अथवा सेपरेटा से बनाया जाता है। खोया बनाने के लिए दूध को छिछली कढ़ाई में निरंतर हिलाते हैं, जिससे एक अर्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। वाष्पीकृत दूध, इसका निर्माण भी संपूर्ण दूध अथवा मक्खनिया दूध से किया जाता है। दूध के जल की लगभग 60% मात्रा को वाष्पीकृत करके सुखा देने पर वाष्पीकृत दूध प्राप्त होता है। दूसरा, खोया में जल की मात्रा 22 से 30% तक, कुल ठोस मात्रा 70 से 75% तक होती है। वाष्पीकृत दूध, वाष्पीकृत दूध में जल की मात्रा लगभग 3.5 से 3.7% तथा ठोस की मात्रा 96.5 से 96.3% तक होती है। तीसरा, खोया में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज एवं खनिज पदार्थ की मात्रा वाष्पीकृत दूध की अपेक्षा अधिक होती है। वाष्पीकृत दूध में जल की मात्रा लगभग 3.5 से 3 सॉरी दोस्तों, वो नीचे वाली लाइन। वाष्पीकृत दूध में
इनकी मात्रा खोया की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। प्रश्न दूसरा, निम्न बिंदुओं के आधार पर संघनित दूध की जानकारी दीजिए। पहला परिभाषा, दूसरा प्रकार, तीसरा संग्रहण ताप अथवा संघनित दूध की परिभाषा एवं तैयार करने की विधि लिखिए। उत्तर, दूध से अधिकांश जल की मात्रा को वाष्पीकरण द्वारा अलग करके बिना चीनी मिला कर प्राप्त किए गए गाढ़ा पदार्थ को संघनित दूध कहते हैं। प्रकार, पहला मीठा संघनित दूध, दूसरा मीठा संघनित सप्रेटा। संग्रहण ताप 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहण किया जाता है। संघनित दूध तैयार करना। संघनित दूध को तैयार करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित पदों के अंतर्गत किया गया है। पहला है दूध का मानकीकरण। संघनित दूध तैयार करने के लिए उत्तम गुणों वाला ताज़ा दूध का चयन किया जाता है, जिसकी अम्लीयता 0.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम, दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस SNF की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात दूध का मानकीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि अंतिम पदार्थ अर्थात संघनित दूध में 9% वसा, 22% वसा रहित ठोस की मात्रा प्राप्त हो, जिससे वसा रहित ठोस का अनुपात 9:22 या 1:2 या 2:44 है। प्रश्न 7वां पढ़ लेते हैं दोस्तों। 2017 में पूछा गया, दुग्ध चूर्ण बनाने की वायुमंडलीय बेलन शुष्कन विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, वायुमंडलीय बेलन शुष्कन विधि। इस विधि में धातु के बने 2 बेलनों का उपयोग किया जाता है। इन बेलनों के बीच 0.02 इंच का रिक्त स्थान रखा जाता है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं। बेलनों के अंदर भाप को गुजारा जाता है, जिससे बेलनों का तापमान 137.8 से 150.6 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जाता है। जब दोनों बेलनों के बीच छेद वाले पाइप द्वारा द्रवित दूध को भेजा जाता है तो दूध बेलन के ऊपर उबलने लगता और एक पतली परत के रूप में बेलन में फैल जाता है। दूध का जल केवल बेलन के आधा चक्कर घूमने पर ही वाष्पीकृत हो जाता है और पतली परत कुछ सेकंड में सूख जाती है और शुष्क परत को पीसकर पाउडर बना लेते हैं। अध्याय 16 पढ़ रहे हैं दोस्तों, मुर्गी पालन। इसमें से भी 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न तीसरा, कड़कनाथ नस्ल की 2 विशेषताएं दीजिए। विशेषताएं, इसका गोश्त बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दूसरा, इसका रक्त काले रंग का होता है। प्रश्न छठा, मुर्गी पालन में इंक्यूबेटर का क्या उपयोग है। उत्तर, मुर्गी पालन में अंडों को कृत्रिम रूप से सेने बच्चे उत्पन्न करने के लिए इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें विद्युत के द्वारा अंडों को कृत्रिम तापक्रम में रखा जाता है। प्रश्न 8वां, लेयर तथा ब्रायलर की परिभाषा लिखिए। उत्तर, लेयर जो मादा पक्षी अंडे देने के लिए पाली जाती है उसे लेयर कहते हैं। ब्रायलर
मांस के लिए पाले जाने वाले पक्षी जिनकी अवस्था 9 सप्ताह से अधिक न हो ब्रायलर कहलाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पहला, अंडा सेने के लिए 5 आदर्श परिस्थितियां लिखिए। उत्तर, तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूसरा, अपेक्षाकृत आर्द्रता 60% हो। तीसरा, इंक्यूबेटर से ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो। चौथा, CO2 की प्रतिशत 0.5 या कम हो। पांचवा, अंडों को 24 घंटों में 2 बार पलटते रहें। प्रश्न तीसरा, ब्रूडिंग क्या है? कृत्रिम ब्रूडिंग के 4 लाभ लिखिए अथवा मुर्गी पालन में ब्रूडर का क्या उपयोग है? उत्तर, ब्रूडर का उपयोग इंक्यूबेटर से निकलने के पश्चात चूजों को 7-8 सप्ताह तक शरीर का उपयुक्त ताप बनाए रखने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्योंकि चूजे नग्न होते हैं, उनके शरीर पर यथेष्ट पंखे नहीं होते हैं। इन अवधि में जिस उपकरण की सहायता से उन्हें ऊष्मा प्रदान की जाती है उसे ब्रूडर कहते हैं। नहीं कि दोस्तों, जो ताप मतलब बच्चों को, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको ठंड से बचाने के लिए एक तापमान मशीन का उपयोग किया जाता है, तो उस मशीन को ब्रूडर कहा जाता है। पहले सप्ताह ब्रूडर में लगभग 90% से 95% फ़ारेनहाइट के मध्य रखा जाता है। उसके पश्चात प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से तापक्रम में कमी की जाती है। इस प्रकार 7-8 सप्ताह में तापक्रम घटते घटते 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर दिया जाता है। पहला, चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। दूसरा, अधिक संख्या में चूजे पाले जा सकते हैं। तीसरा, तापमान व प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, इस विधि से पाले गए चूजे स्वस्थ होते हैं। चौथा, चूजों को संतुलित आहार व पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये इतना भी, ये पॉइंट ही 3 नंबर में पूछ सकते हैं दोस्तों। पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए प्रश्न इतना बड़ा है। यहाँ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न को 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है, आप पढ़ते रहिए। हैचिंग क्या है? हैचिंग के 3 उद्देश्य लिखिए अथवा अंडा सेने की क्रिया क्या है? उत्तर, अंडा सेना हैचिंग मुर्गी के अंडे के अंदर युग्मनज जायगोट को परिवर्तन के लिए निरंतर 47.8 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता पड़ती है। मुर्गी अंडों को अपने पैरों से ढककर गर्मी पहुंचाती हैं, जिससे युग्मनज में परिवर्तन होता रहता है और उसमें आँख, सिर, अग्रज की पश्चपाद तथा छोटी सी पूँछ बन जाती हैं। लगभग 21 दिन के ऊष्मायन गर्मी पहुँचने की क्रिया के बाद अंडा फटता है। उसमें से चूजा बाहर निकलता है, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न 5वां, व्हाइट लेगहॉर्न की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, व्हाइट लेगहॉर्न की विशेषताएं, यह जाति अंडे उत्पादन के लिए उपयुक्त है। दूसरा, इनका गोश्त कोमल तथा स्वाद में अच्छा होता है। तीसरा, इस जाति के पक्षी अल्पायु में शीघ्रता से बढ़ते हैं। चौथा, इनको आहार की आवश्यकता कम होती है। इनको भोजन की आवश्यकता भी कम होती है दोस्तों, और कम समय में बड़े हो जाते हैं। प्रश्न 6, मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिखिए अथवा मुर्गी पालन के 4 प्रमुख लाभ लिखिए।
अथवा मुर्गी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व 5 बिंदुओं में लिखिए। उत्तर, इस व्यवसाय में कम खर्च होता है। पहला। दूसरा, अंडे देने वाली मुर्गी पर प्रति वर्ष 50 रुपये खर्च होता है। तीसरा, मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। चौथा, गोश्त के लिए 3 माह में मुर्गे तैयार हो जाते हैं। गोश्त का मतलब वो है दोस्तों जो बोलने वाले मुर्गे होते हैं। पांचवा, मुर्गियों का आहार सस्ता पड़ता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 2-3 सन में पूछा गया है, अब देख लीजिए। प्रश्न 8वां, कैंडलिंग से क्या तात्पर्य है अथवा अंडों का परीक्षण केंद्र विधि लिखिए। उत्तर, चूजे प्राप्त करने के लिए जो अंडे सेने हेतु रखे जाते हैं उनका कैंडलिंग विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। इस क्रिया में अनिषेचित तथा मृतक भ्रूण वाले अंडे तथा अन्य अंडों से अलग किए जाते हैं। यह क्रिया सफेद अंडों में चौथे या 5वें दिन की जाती है, भूरे अंडों में 6ठे या 7वें दिन की जाती है। इसके बाद दूसरा परीक्षण 15 दिन बाद किया जाता है। बड़े बड़े इंक्यूबेटरों में यह परीक्षण 18वें दिन किया जाता है। जब अंडों को मशीन में रखा जाता है तो अंडों को ट्रे में रखकर नीचे से तेज रोशनी की जाती है और प्रत्येक अंडे को देख लिया जाता है। प्रश्न 9वां, प्राकृतिक विधि से मुर्गियों द्वारा अंडा सेने के 3 लाभ 2 हानियां लिखिए। उत्तर, अंडा सेने के लाभ। पहला, खर्च कम आता है। दूसरा, अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, दोहरा लाभ होता है क्योंकि मुर्गियां अंडे भी देती एवं चूजे का लालन पालन भी करती। हानियां दोस्तों, पहला, बड़े मुर्गी पालकों के लिए यह लाभदायक नहीं। दूसरा, 2 कुडक मुर्गी समय पर नहीं मिल पाती है। प्रश्न 11वां, कृत्रिम ब्रूडिंग क्या है? कृत्रिम विधि द्वारा ब्रूडिंग के 4 लाभ लिखिए। उत्तर, कृत्रिम ब्रूडिंग, चूजों का कृत्रिम पालन स्मिथ ब्रूडरों में किया जाता है और प्राकृतिक पालन की अपेक्षा अच्छा होता है। ब्रूडर घर कई डिजाइनों में बनाए जाते हैं जो आकार वांछित ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए लगभग 26.7 से 32.2 डिग्री सेल्सियस आवश्यक ईंधन की प्रकृति तथा पाले जाने वाले चूजों की संख्या पर आधारित है। प्रश्न 12वां, इंक्यूबेटर से अंडे सेने के समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां लिखिए। उत्तर, सावधानियां, समतली इंक्यूबेटर को हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। दूसरा, प्रयोग करने पूर्व इंक्यूबेटर्स की समुचित सफाई करना चाहिए एवं रैक व ट्रे को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा, इंक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 47.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इंक्यूबेटर में रखी गई थर्मामीटर का हमेशा मानक थर्मामीटर की सहायता से चेक करते रहना चाहिए। चौथा, ट्रे में अंडे को सही तरीके से रखना चाहिए। अंडे के चौड़े छोर को ऊपर रखना चाहिए। पांचवा, इंक्यूबेटर में समुचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें ऑक्सीजन O2 की मात्रा 21% तथा CO2 की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों।
प्रश्न पहला, मुर्गी पालन के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं लिखिए अथवा मुर्गी पालन की कोई 4 विशेषताएं सीमाएं बताइए अथवा भारत मुर्गी पालन के विकास में आने वाली कोई 5 बाधाएं लिखिए। भारत में मुर्गी पालन के विकास में प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में मुर्गी पालन में इतने विकास के बावजूद भी अभी बहुत अधिक गुंजाइश है। इसके तीव्र विकास में निम्नलिखित कठिनाई है। पहला, पूंजी की कमी। भारतीय कृषक निर्धन है, उनके पास व्यवसाय चलाने के लिए पैसे की कमी है। सरकार अनुदान के रूप में धन देती है तो इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरा, आहार की कमी। मुर्गियों के आहार में 50% दाने की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन खाद्यान्नों की कमी के कारण मुर्गियों को उपयुक्त मात्रा में दाना नहीं मिल पाता। ये सही बात है दोस्तों कि किसान लोग मुर्गियों पे ध्यान नहीं दे पाते और उनका सही समय पर दाना नहीं दे पाते हैं। तीसरा, अंडे खाने में अंधविश्वास। लोगों की धारणा है कि अंडों में जीव होता है तथा जीव खाना मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं वे अंडे नहीं खाते, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल गर्भित अंडों में जीव होता है, प्रत्येक अंडे में नहीं। कहीं कहीं अंडे पालने वाले फार्मों पर मुर्गा नहीं रखा जाता है, ऐसे अंडों में जीव नहीं होता है। प्रश्न दूसरा, मुर्गी पालन के प्रमुख सिद्धांत 100 शब्द में समझाइए अथवा मुर्गी पालन उद्योग में सफलता पाने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर, मुर्गी पालक के उद्योगों में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, अपने फार्म पर पैदा किए बच्चों को जिनकी आयु 6 से 8 सप्ताह हो रानीखेत एवं चेचक के टीके लगवाने चाहिए। रानीखेत है क्या है दोस्तों, ये एक टीके का नाम है दोस्तों। ये रानीखेत में इसका आविष्कार किया गया था, इसलिए इसका नाम रानीखेत रख दिया गया दोस्तों। दूसरा, सदैव टीका लगी मुर्गियां ही खरीदी जानी चाहिए। तीसरा, बीमार मुर्गियों की चिकित्सा पशु चिकित्सक से करानी चाहिए। चौथा, झुंड में से बीमार मुर्गी को अलग कर देना चाहिए। पांचवा, एक नज़र के साथ 8-10 मुर्गियां रखी जानी चाहिए। छठा, अंडों का चौड़ा सिरा ऊपर की ओर रखना चाहिए। सातवां, मुर्गी बिठाने वाले अंडे 7 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये उनकी सावधानियां दोस्तों, विशेषताएं थी, ये प्रमुख सिद्धांत है। प्रश्न तीसरा, मुर्गी के अंडे एवं मांस की गाय के दूध से तुलना कीजिए। एक औसत अंडे का संगठन बताइए। अथवा मुर्गी के अंडे का खाद्य रासायनिक संगठन लिखिए। उत्तर क्रमांक संगठन, गाय का दूध, अंडा, मांस। पहला, पानी। गाय का दूध 73%, अंडा 71.0, मांस 66.0। दूसरा, प्रोटीन 35 से अंडा 13.0, मांस 20.2। तीसरा, वसा 35, अंडा 14.5, मांस 11.2। चौथा, शर्करा 50, 0.5, मांस कुछ नहीं 0। पांचवा, लवण 7, 1.0, 1.0 मांस में। छठा, ऊर्जा 65, अंडा 8.9, 18.9, मांस में 2.0। तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है दोस्तों।
प्रश्न चौथा, सेन के लिए अंडे का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, सेने के लिए अंडे का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सेने के लिए अंडे अच्छी नस्ल से लिए जाने चाहिए। दूसरा, अंडों का वजन 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। तीसरा, अंडे ताजे होने चाहिए। चौथा, नर और मादा कुक्कुटों के मिलाप के कुछ दिन बाद अंडा चुनना चाहिए। पांचवें, चूजे निकालने के लिए बहुत बड़े अंडे नहीं लेने चाहिए। छठा, सेने के लिए अंडे नवंबर से जनवरी तक प्राप्त करने चाहिए। सातवां, अंडे के निषेचन की जानकारी होनी चाहिए। आठवां, प्राप्त अंडों के माँ बाप की जानकारी हो। प्रश्न पांचवा भी अच्छा है दोस्तों, 2-3 सन में पूछा गया। तो प्रश्न पांचवा, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामक चित्र बनाइए, अंडे की पहचान लिखिए। दोस्तों, तो ये चित्र है दोस्तों, आप देख लीजिए अच्छे से और बना लीजिए दोस्तों। तो ये चित्र आएगा या फिर इसकी पहचान कैसे करें, ये आएंगे दोस्तों। तो यहाँ फिर दोनों आ सकते हैं, पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए इसकी ताजे अंडे की पहचान कैसे करें दोस्तों। पहला, अंडा स्वच्छ फोड़ने पर मधुर स्वाद युक्त व जर्दी गोलाकार होती है। दूसरा, ताजा अंडा के चौड़े सिर की और वायु की उपस्थिति के कारण कालापन दिखाई देता है। तीसरा, जर्दी चमकदार, गाढ़ी व साफ दिखाई पड़ती है। चौथा, अंडे को पानी में डालने पर डूब जाता। पांचवा, ताजा अंडा अपेक्षाकृत भारी होता है। छठा, इंक्यूबेटर के 5 लाभ लिखिए। उत्तर, इंक्यूबेटर से लाभ, यह अंडे सेने की कृत्रिम विधि है। इसके उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। पहला, अधिक संख्या में चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा, सावधानी बरतने पर चूजों में रोग नहीं लगते हैं। तीसरा, मशीन का संचालन ठीक प्रकार से होने पर अच्छे चूजे मिलते हैं। चौथा, दीर्घकालीन उपयोग के लिए इंक्यूबेटर का प्रयोग अच्छा रहता है। हर समय एक सा तापक्रम बना रहता है। प्रश्न सातवां, कड़कनाथ मुर्गी के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तर, कड़कनाथ मुर्गी के अग्रलिखित लक्षण। पहला, शरीर पिंडलियाँ पादा गुली भूरे अथवा काले रंग के होते हैं। दूसरा, वल्गी वेटल जीभ बैंगनी रंग के होते हैं। तीसरा, शरीर के आंतरिक भाग जैसे श्वास नली, जनन अंग आदि काले रंग के दिखाई देते हैं। चौथा, इस जाति के पक्षियों के रक्त में मेटमाइग्लोबिन पाया जाता है, जिससे रक्त तथा शरीर का अधिकांश भाग काले रंग का दिखाई देता है। तो ये काले रंग का दिखाई देता है दोस्तों। पांचवा, मुर्गा का भार 1.5 किलोग्राम तथा मुर्गी हैन का भार 1.0 किलोग्राम होता है। अंडे भूरे रंग के होते हैं। और फिर मुर्गियाँ एक वर्ष में 80 अंडे देती है। एक वर्ष में 80 अंडे देती है दोस्तों, बहुत भयंकर। प्रश्न 10वां, मुर्गी पालन से संबंधित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। 5 सरकारी संस्थाएं दोस्तों। उत्तर, मुर्गी पालन से संबंधित 5 सरकारी संस्थाएं हैं। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। दूसरा, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन। तीसरा, नेशनल
ऑपरेटिव फॉर एग। चौथा, एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन। पांचवा, रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। प्रश्न 12, मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, उपयोगिता, आनुवंशिक सुधार करके उत्कृष्ट नस्ल के पक्षी तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, इस विधि से प्राकृतिक प्रजनन क्रिया से होने वाली लैंगिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। तीसरा, पक्षियों में बांझपन दूर करके प्रजनन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। चौथा, अंडों की गुणवत्ता संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। पांचवा, मुर्गी पालक कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी ज्ञात करने वाले अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ाने से मुर्गी पालन को रोग निरोध नियंत्रण सामान्य स्वास्थ्य रखने की जानकारी मिलती रहती है।